डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का किया उद्घाटन। 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि की 21वीं किस्त की जारी। प्रधानमंत्री की किसानों से कम 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू करने की अपील। कहा कि पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान और स्टार्टअप मिलकर देश में लगाएं नई खेती क्रांति। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 92वीं महापरिषद की बैठक को किया संबोधित। कहा कि सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से किसानों, ग्रामीण परिवारों, मत्स्य पालकों, छोटे उत्पादकों तथा उद्यमियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है प्रतिबद्ध। केंद्र सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के हितों के साथ नहीं होगा कोई समझौता। कहा कि किसानों का जीवन समृद्ध हो, गांव गरीबी मुक्त हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान का संकल्प पूर्ण हो और इसके लिए सरकार है संकल्पित। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के धान, ज्वार एवं बाजरा की जाएगी खरीद। राज्य सरकार ने की उपार्जन नीति की घोषणा। समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा की 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक की जाएगी धान की खरीद। समाचार विस्तार से। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया और 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने किसानों से कम 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान और स्टार्टअप मिलकर देश में नई खेती क्रांति लाएंगे। जलवायु परिवर्तन, मौसम की चुनौती, रासायनिक खादों का बढ़ता उपयोग और मिट्टी की कम होती उपजाऊ क्षमता किसानों के सामने कुछ ऐसी ही बड़ी चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट चेंज, मौसम में हो रहे बदलाव का सामना करने में मदद करती है। ये हमारी मिट्टी की सेहत को स्वस्थ रख सकती है और इससे लोगों को नुकसान करने वाले केमिकल से भी बचाया जा सकता है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। नेचुरल फार्मिंग के साथ हम अगर श्री अन्न, मिलेट्स की पैदावार जोड़ते हैं तो ये भी धरती मां की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती दोनों मिलकर ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। उन्होंने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने खेती और किसानों के लिए बीते 11 वर्षों में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। बात चाहे किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे को बढ़ाकर मछुआरों और पशुपालकों को शामिल करने की हो या किसान सम्मान निधि के जरिए सालाना 6,000 रुपए की सहायता। कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है।
साथियों, अभी कुछ ही देर पहले इसी मंच से हमने देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। अब तक इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। प्राकृतिक खेती पर आधारित एक प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप, किसान और वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नेचुरल खेती को साइंस टेक बनाना ही होगा, जिससे इसका विस्तार आसानी से हो सके। कोयंबटूर से अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में प्रधानमंत्री ने कल सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया और इस मौके पर 20,000 बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का लोकार्पण किया गया। पीएम मोदी ने बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना का पत्र सौंपा। छोटी बालिकाओं के समग्र विकास के लिए 20,000 बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार भी सत्य साई बाबा के दर्शन पर चलते हुए देश में सामाजिक न्याय और शक्तिकरण पर निरंतर काम कर रही है। साईं बाबा ने अध्यात्म का उपयोग समाज और जन कल्याण के लिए किया। उन्होंने इसे निष्काम सेवा, चरित्र निर्माण और मूल्य आधारित शिक्षा से जोड़ा। उन्होंने किसी मत या सिद्धांत पर अपनी शक्ति नहीं लगाई। उन्होंने गरीबों की सहायता की और उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की और देश भर के किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए। राजस्थान के 75 लाख से ज्यादा किसानों को भी इसका लाभ मिला। राजस्थान के दूदू के किसानों ने खातों में राशि आते ही खुशी जताई और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार जताया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21वीं किस्त हमारे खातों में डाल दी गई है। इस पैसों से हम खाद, बीज, कृषि यंत्र वगैरह आराम से खरीद सकते हैं। और दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री जी हम किसानों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। प्रधानमंत्री निधि की जो किस्त जारी है वो किसानों के हित की है और सीधा हमारे खाते में पैसा आता है। और एक ऐसी सरकार है, नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर साल किसानों के खाते में पैसे डालते हैं। ऐसा पिछली बार कुछ नहीं हुआ। इससे हमें हमारा खाद बीज खरीदने के लिए सुविधा मिलती है और हम इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब आए तो कम दवाई देने के लिए, कृषि के लिए। अभी हमारे को जो किस्त आई है तो हमें हमारी फसल में दवाई देने के लिए उपयुक्त समय पर उन्होंने किस्त डाली है। 2,000 रुपये खाते में आ गए हैं। उनसे खाद, बीज, जो दवाइयाँ वगैरह सब लाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 92वीं महापरिषद की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और एनसीडीसी इस परिवर्तन का प्रमुख आधार बनकर उभरा है। अमित शाह ने बताया कि सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से किसानों, ग्रामीण परिवारों, मत्स्य पालकों, छोटे उत्पादकों तथा उद्यमियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और सहकारिता देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित एनसीडीसी का कुल संवितरण वित्त वर्ष 2020-21 के 24,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 95,200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अमित शाह ने कहा कि भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सहकारिता एक श्रेष्ठ मॉडल है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी और आजीविका सुनिश्चित करता है।
अमित शाह ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन के रूप में पैक्स के लिए किए जा रहे प्रयासों से ये सुनिश्चित हो रहा है कि किसानों को उनकी उपज पर उचित लाभ मिले तथा व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामुदायिक लाभ को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मत्स्य क्षेत्र में एनसीडीसी ने 1070 एफएफपीओ के गठन और सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य पूरा किया है तथा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत 2348 एफएफपीओ को सुदृढ़ करने का कार्य प्रगति पर है। अमित शाह ने कहा कि चीनी व डेयरी के क्षेत्र में अधिक लाभ के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कल 25 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि है। किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसानों का जीवन समृद्ध हो, गांव गरीबी मुक्त हो और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान का संकल्प पूर्ण हो और इसके लिए हम संकल्पित हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के सामने झुकता नहीं है, आंखों से आंख मिला के बात करता है। हमारे कृषि मंत्री यहां बैठे, भारत सरकार ने यह कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे थे उनसे, कि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है और किसान भाइयों, किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने तय किया है कि अगर कोई किसान अपने उत्पाद जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर को सही कहीं बाहर बेचना चाहता है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च सरकार वहन करेगी। हमने एक योजना बनाई है और उस योजना में यह तय किया है कि आलू, प्याज, टमाटर, इन 3 फसलों के लिए अगर कोई किसान अच्छे भाव के लिए गांव में सस्ता बिक रहा है, बड़े शहरों में महंगा है, तो अच्छे भाव के लिए वो बड़े शहर इसलिए नहीं जाता था कि ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्चा लग जाएगा, माल भाड़ा ट्रक लेके जाएगा, कि मुनाफा होगा ही नहीं। तो हमने कृषि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी योजना बनाई है। राज्य सरकार अगर अपनी किसी संस्था के माध्यम से ऐसी सब्जियों को खरीदेगी और बड़े शहर में भेजेगी तो ट्रक का भाड़ा पूरा केंद्र सरकार चुकाएगी, किसान पर नहीं लगेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मखाने का उत्पादन बिहार में होता था, लेकिन अब मखाने का उत्पादन छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है और इसीलिए मखाना बोर्ड में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया जाएगा ताकि यहां के मखाना किसानों को लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ के किसान मखाने की खेती भी अब कर रहे हैं। एक मखाना बोर्ड बनाए मखाने की खेती को आगे बढ़ाने के लिए, मखाने की प्रोसेसिंग के काम के लिए, मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए। तो मुख्यतः मखाने का उत्पादन बिहार में होता था, लेकिन अब मखाने का उत्पादन छत्तीसगढ़ में भी होता है, इसलिए मखाना बोर्ड में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया जाएगा ताकि यहाँ के किसानों को जो मखाना पैदा कर रहे हैं उनको लाभ दे सके और ज्यादा से ज्यादा किसान और मखाने की खेती में लगकर अपनी आय बढ़ा सके। चिली के सैंटियागो में आयोजित इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2025 में भारत ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत के स्वदेशी डेयरी टेक प्लेटफॉर्म नितारा ने इस साल इनोवेशन इन सोशो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन फार्मिंग की श्रेणी में IDF डेयरी इनोवेशन अवार्ड 2025 अपने नाम किया। ये पुरस्कार बताता है कि भारत अब सिर्फ दूध उत्पादन में ही नहीं बल्कि डेयरी प्रबंधन में तकनीकी नवाचार और स्थिरता में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नितारा को ये सम्मान 130 से ज्यादा वैश्विक प्रविष्टियों के बीच मिला, जिनमें डेयरी बोर्ड जिम्बाब्वे, नेस्ले और फिजलैंड कैंपिना जैसी कंपनियां शामिल थीं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह और NDDB डेयरी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर CP देवानंद ने नितारा की ओर से ये पुरस्कार स्वीकार किया। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव।
इन दिनों अनार की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 18 नवंबर को अनार का भाव था 7,500 रुपए। 19 नवंबर को इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया और भाव बना रहा 7,500 रुपए पर। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में 18 और 19 नवंबर को अनार बिना किसी बदलाव के 17,000 रुपए पर बिका। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 नवंबर को अनार की खरीद 11,500 रुपए पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अनार के दाम में बढ़त दर्ज की गई। 18 नवंबर को यहां अनार 7,950 रुपए पर बिका। 19 नवंबर को इसके सौदों में 500 रुपए की बढ़त दर्ज हुई, जिसके बाद भाव 8,000 रुपए पर पहुंच गया। भारत बागवानी फसलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में अनार फलों में प्रमुख है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य देश में अनार की पैदावार करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अनार के निर्यात को देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 72,011 मीट्रिक टन अनाज का निर्यात किया, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 69.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय अनार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते निर्यात में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि के दौरान भारत से अनार का निर्यात 69.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। ये वृद्धि न केवल अनार की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता का प्रमाण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फलों की मजबूत स्थिति को भी दर्शाती है। भारत अनार का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, बहरीन, ओमान और अमेरिका में करता है। इन देशों में भारतीय अनार अपनी मिठास, गुणवत्ता और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण खासा लोकप्रिय है। उन्नीस नवंबर को मंडियों में हरी मिर्च की आवक सामान्य रही, वहीं इसके भाव में उठापटक का सिलसिला जारी रहा। बता दें कि एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 18 नवंबर को हरी मिर्च का भाव रहा 2,515 रुपए, जो कि 19 नवंबर को 345 रुपए बढ़कर 2,860 रुपए पर पहुंच गया। वहीं हरियाणा की सोनीपत मंडी में 19 नवंबर को हरी मिर्च 3,800 रुपए पर बिकी। वहीं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में हरी मिर्च का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 नवंबर को हरी मिर्च की खरीद 5,500 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान हरी मिर्च के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। यहाँ 19 नवंबर को इसका भाव 750 रुपए टूटकर 2,750 रुपए से 2,000 रुपए पर आ गया। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इस समय धान और रागी की कटाई चल रही है, इसलिए कटी हुई फसल को तुरंत सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि अनाज में नमी या नुकसान न हो। इसी के साथ मटर, सरसों, मक्का और प्याज जैसी रबी फसलों की बुवाई जारी रखें, जबकि पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली की स्वस्थ पौधों की रोपाई भी इसी समय सबसे उपयुक्त रहती है। वहीं असम में इस समय तैयार साली धान की कटाई मड़ाई तेजी से करें और इसके साथ उड़द की तुड़ाई भी पूरी करें। असम में ही रबी मक्का, मटर, राजमा, कुत्तू, मसूर, सरसों और राई की बुवाई का समय इस सप्ताह बहुत अच्छा है। असम के किसान अभी आलू और टमाटर की रोपाई भी बिना देरी के कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ बोरो धान की नर्सरी की तैयारी करें। इसके अलावा यहाँ पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली और बैंगन की रोपाई जारी रखें।
वहीं मेघालय में धान की कटाई के बाद मटर की बुवाई करें। इसके साथ ही यहाँ फ्रेंच बीन्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली जैसी सर्दियों की सब्जियों की रोपाई पर ध्यान दें। नागालैंड में धान, सोयाबीन और तिल की कटाई करते हुए सरसों और मटर की बुवाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ इस समय आलू और पत्ता गोभी की रोपाई भी की जा सकती है। मणिपुर में मसूर, सरसों, राई और रबी मक्का की बुवाई के साथ प्याज, लहसुन, धनिया, मूली और गाजर की नर्सरी तैयार करें। फसलों में नमी बनाए रखने और खरपतवार कम करने के लिए मल्चिंग करें। मिजोरम में धान की कटाई पूरी करें और रबी मक्का की बुवाई, साथ ही पालक, धनिया और मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियों की नर्सरी की तैयारी करें। आलू की रोपाई भी इसी सप्ताह उपयुक्त है। त्रिपुरा में साली धान की कटाई के बाद रबी तोरिया, तिल और मसूर की बुवाई करें। इसके अलावा सरसों की बुवाई और आलू की रोपाई भी बिना रुकावट जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में बिहार में नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल का गठन भी पूरा हुआ। पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कई मंत्रियों को शपथ दिलाई और इस दौरान मोहम्मद जमा खान, संजय टाइगर और रमा निषाद ने गोपनीयता की शपथ ली, जबकि सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद और अरुण शंकर ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। पटना के गांधी मैदान में एनडीए की नई सरकार के कई मंत्रियों ने शपथ ली और इसी क्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रामकृपाल यादव और नितिन नवीन को मंत्री पद की शपथ दिलाई, तो वहीं सुनील कुमार, संतोष कुमार, सुमन बांची ने भी शपथ ली और इसके अलावा लेसी सिंह और मदन साहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि बिहार के मंत्रिमंडल में लेसी सिंह समेत 3 महिलाओं को जगह मिली है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध और मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुजरात साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सक्रिय साइबर गुलामी नेटवर्क के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण के लिए दस्तावेज जारी कर सूचना दी। दस्तावेज के अनुसार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50.35 करोड़ मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और इनमें से 8 करोड़ से अधिक फॉर्म डिजिटल किए जा चुके हैं, जो कुल प्रगति का लगभग 16% है। कर्नाटक की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेता और विधान परिषद सदस्य CT रवि ने चिकमंगलूर मेडिकल कॉलेज में जीवन रक्षक दवाओं की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के रक्षा मंडप में भारत में विकसित अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में डिफेंस पवेलियन का दौरा किया। आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के तहत केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ 8वें प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने इंटर स्टेट नारकोटिक्स सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें अफ्रीकी मूल के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीले सोने की, जो धरती से निकलता है। कनक एक ऐसा गोल्डन रेवोल्यूशन है। क्या ये माने कि इस बार का प्रोडक्शन 1300 लाख मीट्रिक टन को पार करेगा? जितना भी वीट बिका है सब एमएसपी के ऊपर बिका है। वर्ल्ड में गेहूं की स्थिति अच्छी है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। खेत में के इस पहले सेमीफाइनल में अब तक आपने देखा कर्नाटक के हुबली जिले के किसान शशिधर गोरवार के फार्म पर हमारे दोनों सेमीफाइनलिस्ट आ चुके हैं। 2 घंटे में 12 झाड़ की प्रूनिंग करनी, 12 पेड़ एक साथ में करना है, वो भी इतने कम टाइम के अंदर। ये इसमें तो 70-80% बराबर है, 20% गलत है। खेत में कुछ जीतेंगे कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। फॉर्म पे ध्यान दो, अगर माई से जीतना है जाके चाय नाश्ता लेके आ। अभी सर भी परेशान हो रहे होंगे कि मैं अभी तक आई क्यों नहीं। खिड़की से कूद के चली जा, पर जा अभी तुम। कमला माही कहाँ है? वो माही। कमला माही कहाँ है? ससुर जी मैं आपको बताता हूँ कि माही कहाँ है। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।